नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट और आपके साथ मैं हूं महेंद्र विश्वकर्मा। लंबे इंतजार और सियासी तकरार के बीच आखिरकार मध्य प्रदेश में जनगणना को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। मध्य प्रदेश में 2 चरणों में जनगणना का काम किया जाएगा। इसका पहला चरण अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच होगा। जनगणना को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने हाई पावर स्टेट लेवल कमेटी भी गठित कर दी है। इसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव करेंगे। इस कमेटी में 6 अतिरिक्त मुख्य सचिव यानी एसीएस, 3 प्रमुख सचिव यानी पीएस और 15 अन्य अधिकारी शामिल होंगे। यह सभी प्रदेश में होने वाली गणना की मॉनिटरिंग करेंगे। जनगणना का काम इस बार डिजिटल तरीके से होगा। टीम मोबाइल के जरिए डाटा जुटाएगी। तो आपको ये भी बता दें कि 1881 से 1931 तक की गई जनगणना में जातियों की भी जनगणना की जाती है। सार्वजनिक 1951 में देश में सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनगणना की गई थी। इस पूरी समिति में अपर मुख्य सचिव गृह, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, नगरीय विकास एवं आवास, सामान्य प्रशासन योजना, आर्थिकी एवं सांख्यिकी, वित्त प्रमुख सचिव, पंचायत ग्रामीण विकास, जनजातीय कार्य, राजस्व सचिव, स्कूल शिक्षा, जनसंपर्क, अपर सचिव गृह विभाग एवं नोडल अधिकारी निदेशक एनआईसी सदस्य होंगे। कुल मिलाकर 15 सदस्यीय ये समिति है। तो इस जनगणना का जैसे ही ये कमेटी का गठन हुआ तो जाहिर सी बात है, कोई भी चीज़ होती है तो उस पर सियासत होना एक सगल बन गया है। तो अब इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास पैनलिस्ट हैं। परिचय पहले आपसे करवाते हैं। विनोद शर्मा जी कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हैं, वंदना त्रिपाठी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं और वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर जी। विनोद शर्मा जी, लंबे इंतजार के बाद एक उम्मीद तो पहले ही जाग चुकी थी जब कुछ महीनों पहले ये घोषणा हुई थी कि अब जनगणना होगी, लेकिन इस जनगणना में खास क्या होगा? मध्य प्रदेश में देखिए अब ये अमल में आने लगी चीज़ें। अभी तक ये लगता था कि पिछले बार 2-4 महीने के लिए टल गया था मामला, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब तो चूंकि समिति का गठन भी हो गया और पूरी तारीखें भी तय हो गई कि कैसे कैसे गणना होगी। मैं सबसे पहले आपको नमस्कार कर रहा हूँ। डीएनएल चैनल को देखने वालों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। अपने सहयोगी भाजपा के प्रवक्ता को नमस्कार। काफी लंबे अंतराल के बाद जनगणना का अनाउंसमेंट हुआ है कि जनगणना होगी। हम उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि 2011 में आखिरी बार जनगणना हुई थी और उस जनगणना में सामाजिक और आर्थिक जनगणना भी हुई थी, पर उसके आंकड़े सामने नहीं आए। भारत देश, आजाद भारत देश में जो हमारी 246 धारा है, उसके तहत संसद और राज्य की जो विधानमंडल की विधायी शक्तियां हैं, उसको आपस में सामंजस्य बरकरार रखने के लिए यह धारा बनाई गई। उसी धारा के तहत भारत देश में जनगणना भी होती रही। आजाद भारत में 1951 में जब पहली बार जनगणना हुई, तब से देखिए लगातार 1951 हो, 61 हो, 71 हो, 81 हो, 91 हो, 1 हो, 11 हो, सरकारें कांग्रेस की भी नहीं, बीच में अन्य दलों की भी है, पर जनगणना में कोई रुकावट नहीं हुई। 2021 में जो जनगणना होनी थी वो यह है कि अभी कोरोना पर बहुत सारी चीजें हुई। जनगणना न होने से कितने नुकसान हुए वो एक अलग कहानी है। पर 2000 अभी शुरुआत की 26 में हम शुरुआत करेंगे, उसमें कमेटी बना दी गई, डेट ऐलान कर दिया गया। तो हम तो सबसे पहले इसका स्वागत करेंगे। उसका कारण ये है कि कम से कम देर आए दुरुस्त आए। ये सरकार जागी तो अब ये उस तरह जरूर न कर दे। उम्मीद यही करते हैं कि जो जनगणना होगी और जातिगत जनगणना जिसमें शामिल है, जो राहुल गांधी जी का हमारे सदन में मुद्दा था कि जातिगत जनगणना कराना पड़ेगा, नहीं तो अगली सरकार कराएगी, ऐसा पूरा देश जाना। पर
आपने भी देखा कि मोदी जी को लगा कि नहीं ये बड़ा मुद्दा बन जाएगा, मोदी जी ने बोला नहीं भाई हम करेंगे, ऐसा हो जाए। मैं इतना ही कहूंगा कि पारदर्शिता के साथ उस प्रकार से ना हो जाए कि बिहार में 65 लाख वोट काट दिए गए और बाद में सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना पड़ा। एक तरफ आप आधार कार्ड की बात करते हो, दूसरे तरफ आप आधार कार्ड दिखाओगे नहीं। अरे जिस देश में मोदी जी की डिग्री दिखाना तो उत्साह होता है कि ये फलाना लड़का मेरी यूनिवर्सिटी में पढ़ा, उत्साह। जिस यूनिवर्सिटी में मोदी जी पढ़े होंगे उस यूनिवर्सिटी को तो ये देखना चाहिए कि आज मेरी यूनिवर्सिटी के से पढ़ा हुआ लड़का आज भारत देश का प्रधानमंत्री है। कोई यूनिवर्सिटी कहने को तैयार नहीं है कि यह लड़का मेरे यहाँ पढ़ा, क्योंकि चौथी जेल को कौन कहे कि मेरे यहाँ ये पढ़ा है। पर आपको याद होगा कि अमित शाह ने ठीक है मतलब कुल मिलाकर शंका है आपको कि अभी भी कि फेयर होनी चाहिए जनगणना, यदि अब चूंकि स्वागत तो आप कर ही रहे हैं। कह सकता हूँ मयंक जी, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मोदी जी के राज में कुछ चीजें फेयर नहीं हो सकती, होगा वही जो अडानी चाहेगा, पर उम्मीद आई होप सो कि अच्छा है। चलिए आई होप सो मतलब कह रहे हैं विनोद शर्मा जी। वंदना जी, जनगणना के लिए कमेटी का गठन हो गया है और अब ये चीज़ें अमल में आती रहेंगी, तारीखें डिसाइड हो गई, कब तक प्रशिक्षण होगा, कब मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षण दिया जाएगा, कब अधिकारियों को कर्मचारियों को इसके लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा, कैसे पहले मकानों की जनगणना होगी फिर व्यक्तियों की जनगणना होगी। इस जनगणना की पूरी प्रक्रिया पर कई सवाल तो उठा ही दिए हैं विनोद शर्मा जी ने, लेकिन स्वागत भी किया है कि चलिए देर आए दुरुस्त आए। क्या कहेंगे आप? नमस्कार। देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी की बात का काउंटर करना जरूरी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने फिर से एक पर्सनल कमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी पर करा। अगर आप प्रधानमंत्री जी पे इस प्रकार की टिप्पणियां ना करें तो बेहतर होगा। ये अशोभनीय लगता है जब आप बार बार देश के प्रधानमंत्री के विषय में इस प्रकार की टिप्पणियां करते हैं। जनगणना की बात करें महेंद्र जी, तो जनगणना के लिए तैयारी हो चुकी है, टीम का गठन हो चुका है, ट्रेनिंग शुरू की जा चुकी है, की जाएगी। 31 दिसंबर तक ट्रेनिंग दी जाएगी, 2 चरणों में ट्रेनिंग दी जाएगी, सारी तैयारी की जा चुकी है। और देखिए, जनगणना करने से या जनगणना कराने से इन्होंने बोला कि फेयर काम होगा या नहीं होगा, इसमें हमारा क्या बेनिफिट देख रहे हैं कि हम इसमें कुछ अनफेयर करेंगे। मुझे पहली बात तो ये समझ में नहीं आई कि जनगणना कराने में हम क्या गलत गिनती बता देंगे तो उससे हमें क्या फायदा होने वाला है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कृपया इस बात को स्पष्ट करें कि गलत आंकड़े पेश करके हमें क्या मिलेगा। दूसरी चीज ये महेंद्र जी कि जनगणना संवैधानिक रूप से हमेशा देश की समय समय पर होती रही है और हम भी करा रहे हैं, और ये इसलिए कराया जाता है, जनता को ये बात पता होना चाहिए ताकि ये पता रहे कि हमारे देश में कितने लोग हैं, किन लोगों तक लाभ पहुंचाना है, कितने लोगों के लिए क्या करना है। एक मान लीजिए एक परिवार है, उसमें 12 सदस्य हैं, किसी चीज को अगर हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हमें पता होना चाहिए कि उन 12 सदस्यों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर हमें ये नहीं पता होगा कि फैमिली में कितने मेंबर्स हैं तो हम अपनी जो भी योजनाएं हैं, अपनी जो भी जन लाभार्थी जितने भी कार्य कर रहे हैं वो एक नीतिगत तरीके से नहीं बना पाएंगे, इसलिए जनगणना हम करा रहे हैं। उसके लिए मुख्य सचिव जी को अध्यक्ष भी बनाया गया है। संवैधानिक तरीके से जो भी कार्य जनता के कल्याण के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए होता है, वो सदैव भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समय समय पर किया है। जातिगत जनगणना के लिए भी हमने कहा है, पर विपक्ष को थोड़ा संयम रखना सीखना चाहिए। विपक्ष जिस प्रकार से ललकारना और फुफकारना शुरू कर देता है ये गलत है। एक बात समझिए, आज हमारे देश की जनसंख्या को देखिए, समय लगेगा, चीजें होंगी। हमारे देश की जनसंख्या जिस प्रकार से बढ़ रही है तो इसमें समय लगेगा और उसके लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रेनिंग का आयोजन किया जा रहा है, 2 चरणों में दी जा रही है और दिसंबर एंड तक सारी चीजें हो जाएंगी। थोड़ा सा आप लोग संयम रखिए और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की डिग्री तक, कॉलेज तक, इस तरह की जो हम एक अमर्यादित भाषा शैली का प्रयोग करते हैं वो आप कर रहे हैं, मैं भी कर सकती हूँ। मैं भी राहुल गांधी जी के लिए बहुत गंदा गंदा बोल सकती हूँ, पर क्यों? अभी हमारा मुद्दा जनगणना है, ठीक, माननीय मोदी जी और माननीय राहुल गांधी जी नहीं है। सुन लिया उन्होंने बात आपकी। विनोद शर्मा जी, शायद आपका जो संकेत है, सारा है, बात है, वो समझ गए होंगे। चलिए खिलावन चंद्राकर जी,
क्या कहेंगे आप, जनगणना की अब शुरुआत होने जा रही है और लगभग मध्य प्रदेश के लिहाज से क्या पूरे देश के लिहाज से 15-16 साल बाद ये फिर से एक नया दौर शुरू होगा और जनगणना के जो आंकड़े आएंगे वो 2011 के बाद अब तक क्या परिवर्तन हुआ वो सब दिखाने वाले होंगे। देखिए महन जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ यही है कि भारत की जनगणना पूरी तरह से केंद्र सरकार का विषय होता है, लेकिन केंद्र सरकार सभी स्टेटों को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपती हैं और मध्य प्रदेश को जिम्मेदारी दी गई है। मध्य प्रदेश को जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसी के अनुसार हाई पावर कमेटी का गठन प्रमुख मुख्य सचिव की अध्यक्षता में की जा चुकी है। हाँ। कुल मिला के मुझे लगता है कि ये सब बातें तो चर्चा हो चुकी है, कब ट्रेनिंग होगी, हाँ, ये सब हो चुका है, थोड़ा सा आगे के समझिए। प्रथम दौर का कब होगा, द्वितीय दौर का कब होगा, ये सब तो चर्चा। खास क्या होगा इसमें? इसमें खास इस बार ये होगा कि अभी तक जातिगत जनगणना के लिए जो सरकार ने योजना बनाई है उस पर पूरा अमल करना होगा। एक बड़ी चुनौती है वो, और मुझे लगता है कि जिस तरह से प्रश्नावली तो सामने नहीं आई है हमारे सामने, आएगी, लेकिन कहा जा रहा है कि करीब 35-34 सवाल हैं। हाँ, 35-36 सवाल हैं और बहुत निकट भविष्य में हमारे पास प्रश्नावली का प्रारूप भी आ जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि जातिगत जनगणना को उभारने के लिए, वास्तविक आंकड़े तक जाने के लिए जो तैयारियां सरकार को करनी, सामाजिक स्थिति, सामाजिक परिस्थिति, चूंकि मकानों का भी होगा तो उसमें क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या योजनाएं हैं, ये इन सब चीजों का भी जिक्र होगा। महन जी, हर जनगणना में पहले मकानों की गिनती होती है, मकानों का सूचीकरण होता है, उसके बाद द्वितीय चरण में जनगणना होती है। तो इस बार भी वैसा ही हो रहा है लगभग। लेकिन चुनौती भरी बात ये है कि सामाजिक स्थिति का आकलन करने के लिए, जातिगत स्थिति का आकलन करने के लिए, ओबीसी का कितना अनुपात है यह जानने के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति की संख्या कितनी है यह जानने के लिए इस बार पहली बार जातिगत जनगणना हो रही है, जो सरकार की वो एक पार्ट हो गया है। जातिगत जनगणना एक पार्ट उसमें इंक्लूड कर दिया कि ये भी होगा जनगणना के साथ। हाँ, बड़ी चुनौती है ये, बड़ी चुनौती। देखिए, जो हमारे पास सामान्य तौर पर प्रश्नावली आती थी पिछली जनगणना में, जो देखा गया था, हालांकि 2011 में हुई थी जनगणना, उसके बाद 21 में इसलिए नहीं हुई कि कोविड के कारण हम वो थोड़ा ड्रॉप हो गई करने के बावजूद ड्रॉप कर दिए थे। तो मुझे लगता है इतने साल का गैप होने के बाद जब 27 में हमारे पास जनगणना का अंतिम चरण होगा, तो जब 27 में जनगणना का अंतिम चरण होगा और ये जनगणना के आंकड़े सामने आएंगे तो विनोद शर्मा जी, बहुत सारी भविष्य की बुनियादें भी खड़ी होंगी। जातिगत आंकड़े सामने होंगे, किस जाति, जैसे राहुल गांधी कहते हैं जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, तो या भागीदारी और हिस्सेदारी में जैसा वो डिफाइन करते हैं। और दूसरी बात ये कि ये आंकड़े जब आएंगे देश में तो देखिए, जब स्वाभाविक तौर से संख्या बढ़ेगी, मतदाताओं का संख्या अनुपात बढ़ेगा, फिर होगा परसीमन की उम्मीदें सबको हैं। 2028 चुनाव भी हैं, 2027 में पूरा होगा तो 28, फिर उसके बाद लगातार फिर आगे की प्रक्रिया, 33% महिला आरक्षण, ये सब चीज़ें बहुत जल्दी अमल में आएंगी और परसीमन विधानसभा क्षेत्रों और लोकसभा क्षेत्रों का, ये सब चीज़ें भी दिखाई देंगी। जी, जो चीजें हैं होनी चाहिए वो होती है। मैं क्या बोलूं, वंदना जी ने बोला कि इतने आंकड़े बढ़ गए, इतनी जनसंख्या बढ़ गई तो टाइम लगा, यह गलत है, यह गलत। टाइम इसलिए नहीं लगा, हम वो लॉजिक मान लिए कि 2021 में क्या हुआ, 2021 में हमारे पास कोविड आ गया, वो एक चलो ठीक है, पर हमको टाइम लगा, प्रिपरेशन करने में टाइम लगा, ये उत्तर नहीं। और वंदना जी, मैं आपको बता दूं, मैं भारत देश का नागरिक हूँ, कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता बाद में, और भारत देश के नागरिक होने के नाते आप अपने प्रधानमंत्री की डिग्री मत मांगो, हमें अपने प्रधानमंत्री की डिग्री देखने का हक है। हमारा प्रधानमंत्री हमारा भी प्रधानमंत्री है, हमें अब डिग्री की बात से जनगणना की बात करें हम, विनोद जी, जनगणना की बात करें हम, जनगणना की नहीं, जनगणना की बात करें। आप समझिए, आप विषय डिग्री नहीं है, विषय जनगणना है। अरे मेरे भारत देश की
प्रधानमंत्री के बाद देश का प्रधानमंत्री अरे है, तो आप देश का किसी भी प्रधानमंत्री विषय पे का डिग्री दूसरा मांगने क्या लगेंगे होता क्या? है? आप जनगणना के आंकड़ों पे बात कीजिए। जनगणना विषय ही जनगणना है भाई, समय अपने पास सीमित होता है, इसमें जाया ना करें प्लीज। जनगणना राहुल गांधी जी का मुद्दा था जातिगत जनगणना। इसका मतलब यह है कि सामाजिक न्याय, एक लाइन की बात, ठीक। सामाजिक न्याय। 1931 में जब जातिगत जनगणना ब्रिटिश हुकूमत में जारी हुई थी वो ओबीसी 52% था इस देश। इसके बाद 1951 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की काउंटिंग हमेशा होती रही, हमेशा 1951 में 61 में 61 81 लगातार हर 10 वर्षों में। बाद में जो नहीं हुआ, हम यही चाहते हैं कि सामाजिक न्याय की पद्धति को जो आगे बढ़ाना है, उसी से तो विधानसभा की चीजें तय होगी, उसी से लोकसभा की चीजें तय होगी। तो जो सत्य के राह पे चले तो यही अपन एक स्वागत करेंगे ना कि नरेंद्र मोदी जी भारत देश के प्रधानमंत्री, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। हम थोड़ी कहें कि हमारे प्रधानमंत्री नहीं है। हमारा प्रधानमंत्री झूठा ना हो, हमारा प्रधानमंत्री निकम्मा ना हो, हमारा प्रधानमंत्री सत्य की बात करे, हमारा प्रधानमंत्री न्याय की बात करे, हमारा प्रधानमंत्री सामाजिक न्याय की बात करे और सामाजिक न्याय इस देश में हो। इसके लिए मैं ये कहूंगा जातिगत जनगणना पारदर्शिता का पूरी तरह से पालन होना चाहिए, न कि पर्ची। कांग्रेस इसको बड़ी उपलब्धि मान रही है, कांग्रेस बड़ी उपलब्धि मान रही है कि जातिगत जनगणना समाहित कर लिया तो ये विजय हो गई कांग्रेस। महेंद्र जी एक सेकंड, मात्र एक मिनट लूंगा। उस तरह ना हो कि मकान संख्या 0, आपने कहा, हम भी मानते हैं सबसे पहले मकान संख्या गिनी जाती, कौन मकान, कितने मकान, तो मकान संख्या 0 और मकान, और फिर बाद में बोलेंगे कि जिनका कोई मकान नहीं हो 0, यह संभव है इस देश में? जब सबसे पहले ब्यूरो जाता है, मैं नगर निगम में पार्षद रहा हूं, इस समय भी पार्षद के सचिव हूं, मैं जानता हूं कि सबसे पहले ब्यूरो जाता है तो ब्यूरो सबसे पहले मकान नंबर ही लिखता है। तो मकान नंबर 0 में कैसे नाम हो जाएंगे? इसी प्रकार से जब ये मकान की संख्या गिनी जाए तो 0 वाला अलॉटमेंट न हो, पारदर्शी तरीके से जातिगत जनगणना हो, सामाजिक न्याय इस देश में होकर रहेगा, यह मैं अच्छी तरह से मानता हूँ और इसको मैं स्वागत भी करता हूँ। चलिए वंदना जी, विनोद जी तो बड़े उत्साहित हैं कि जातिगत जनगणना का जो बीड़ा उठाया था कांग्रेस ने उसको भाजपा की जो केंद्र की सरकार है वो पूरा कर रही है। लेकिन अब यहाँ एक सवाल और कि आखिर ये जो जनगणना होगी वो जनगणना 2047 विजन के लिए कितनी सार्थक होने वाली है? देखिए महेंद्र जी, पहले तो इनको जरा स्पष्ट कर दें कांग्रेस पार्टी के माननीय प्रवक्ता महोदय को कि ये विषय जनगणना है, जातिगत जनगणना नहीं है हमारा टॉपिक। हम जनगणना पे बात कर रहे हैं। जनगणना के सब पार्ट्स होते हैं, जातिगत जनगणना, जातियों के आधार पर और बाकी सारी चीजें, कितने पुरुष कितनी महिलाएं, ये सब बाद की बातें हैं। अभी हम जनगणना के विषय, माननीय प्लीज बोलने दीजिए। जनगणना पे हम बात कर रहे हैं और जनगणना एक संवैधानिक तरीके से एजेंसी द्वारा, भारत के नीति निर्माताओं द्वारा की जाती है और उसमें सारी पारदर्शिता रहेगी। कितने लोग हैं आपको सब पता चलेगा, कितने घर हैं वो भी पता चलेगा, सब कुछ पता चलेगा और वो सारा डेटा ऑनलाइन है। बिल्कुल चिंता मत करिए, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। जातिगत जनगणना पे जब हम डिबेट करेंगे तब हम उस पर बात करेंगे। अभी बार बार जब आप माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी पर इस प्रकार की टिप्पणी कर रहे हैं, तो जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि भारत के आप नागरिक हैं और आपके प्रधानमंत्री हैं, मैं भी भारत की नागरिक हूँ, भाजपा की प्रवक्ता से पहले मैं भी भारत की एक नागरिक हूँ। तो मैं भी जरा पूछना चाहूंगी, राहुल गांधी जी की जाति क्या है? जातिगत का जनगणना का जो फ्लैग बियरर है, जो ध्वजावाहक है, उनकी खुद की जाति क्या है? जरा आप ये स्पष्ट करेंगे। आप दूसरों से डिग्रियां तो बहुत मांगते हैं, दूसरों के बारे में बहुत अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं, जरा आप इस बात को स्पष्ट करिए कि आपके जो नेता है उनकी जाति क्या है, क्योंकि जब जातिगत जनगणना होगी तो उन्हें अपनी जाति बतानी पड़ेगी। तो मैं सही कह रही हूँ महेंद्र जी, मैं गलत बोल रही हूँ क्या? भारत के नागरिक होने के नाते आप दोनों के सवाल एक दूसरे से अब सुन रहे हैं, विनोद जी भी सुन रहे हैं। कोई जाति होगी ना महेंद्र जी, तो वो जाति खुल के बाहर क्यों नहीं आती? क्योंकि कभी हम देखते हैं वो जनेऊधारी ब्राह्मण बन जाते हैं, कभी वो दत्तात्रेय ब्राह्मण बन जाते हैं, कभी वो क्रिश्चियन बन जाते हैं, कभी वो मुस्लिम बन जाते हैं, कभी वो कुछ बन जाते हैं, कभी वो कुछ बन जाते हैं। चुनाव जहाँ जहाँ जिस राज्य में होगा उस हिसाब से वो बहरूपिये की तरह वेश धारण कर लेते हैं। तो जरा स्पष्ट कर दे, क्योंकि राहुल गांधी जी आपके हिसाब से
जातिगत जनगणना के ध्वजावाहक है, फ्लैग बियरर है, तो जरा उनकी जाति को स्पष्ट करिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कई प्रवक्ताओं से मैंने कोई इसका जवाब नहीं दे पाया। महेंद्र जी आप बताइए कि जातिगत जनगणना होगी तो आपसे आपकी जाति पूछी जाएगी ना, मुझसे पूछी जाएगी, जाहिर सी बात है पूछी जाएगी ना महेंद्र जी। तो राहुल गांधी जी तब क्या जवाब देंगे महेंद्र जी? दत्तात्रेय ब्राह्मण, जनेऊधारी ब्राह्मण, क्रिश्चियन, मुस्लिम, क्या बताएंगे वो अपने आप को? तो थोड़ा ये स्पष्टता भी लेना जरूरी है। ये सवाल, ये इन सवालों के जवाब आप जो है दोनों एक दूसरे को ज्यादा अच्छे से दे सकते हैं। हालांकि विषय पर आते हैं हम। विषय यही है कि 2047 का विजन जो कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, देश का 2047 का विजन आत्मनिर्भर का होगा। अब जनगणना होने से खिलावन चंद्राकर जी, इस विजन को कितना संबल मिलेगा, कितना बल मिलेगा, विपक्ष के सवालों का कितना जवाब मिलेगा, और सदन में क्या जो जनगणना को लेकर, जो सामाजिक ताने बाने को लेकर, या फिर जो जातिगत व्यवस्था को लेकर जो बातें उठती आई, उनका सब जवाब मिल जाएगा 2028 के चुनावों से पहले? मुझे लगता है कुल मिलाकर के जो आपका विषय है उस पर से भटक के हमारे दोनों साथी नहीं भटके नहीं, वो थोड़ा बहुत अब इतना तो स्नेह होता है। वो देखिए, वो सत्ता पक्ष के प्रवक्ता हैं, वो अपोजिशन के प्रवक्ता हैं, तो अब ये सब चीजें चलती रहती। लेकिन सवाल आपसे, मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि देखिए, नीति निर्धारण के लिए आंकड़ों का होना जरूरी होता है, और जब आंकड़े हमारे पास होते हैं तो चाहे कोई विजन हो, चाहे 47 का विजन हो, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 47 के विकास विजन को निर्धारित करके चल रहे हैं। मुझे लगता है परिसीमन को लेकर के जो लोकसभा क्षेत्रों का परिसीमन, विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन होता है, वो भी इसी जनगणना के आधार पर होगी। सरकार की योजनाएं बनाती है, नीति निर्धारण होता है, सारी की सारी चीजें ये आंकड़ों के आधार पर होती है। जनगणना, इसके लिए जनगणना का आंकड़ा बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है कि विकास योजनाओं के बेहतर संचालन के लिए, विकास को गति देने के लिए, बेहतर भविष्य के निर्माण के, देशवासियों के बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए इसे आधार बनाया जा सकता है। जैसा कि अभी विनोद जी कह रहे थे, निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि जातिगत जनगणना के लिए, सामाजिक ताना बाना को जानने के लिए राहुल गांधी ने निश्चित रूप से इसका श्रेय उनको जाना चाहिए। सरकार ने बहुत सही से इसको अपनाया। ये भी एक बहुत अच्छा विषय हो। आरोप तो यहाँ तक है कि कांग्रेस की सरकार ने आंकड़े जारी नहीं किए थे। नहीं, कांग्रेस की सरकार ने पिछली बार जो जनगणना 11 में करवाई थी, 2011 में, उसके सारे आंकड़े जारी नहीं किए गए थे। ये बात सही है। अनुसूचित जाति की संख्या को लेकर, अनुसूचित जाति की सही संख्या को लेकर बहुत स्पष्ट आंकड़े नहीं थे। लेकिन मुझे लगता है कि जो विकास योजनाओं को संचालित करने के लिए जो आंकड़े होते हैं, जो भविष्य के विकास विजन चलाने के जो आंकड़े तो ये कांग्रेस के दबाव में, वंदना जी, ये जातिगत जनगणना का पार्ट जोड़ा गया है इसमें, सामाजिक ताने बाने का। देखिए महेंद्र जी, मंडल कमीशन की रिपोर्ट की खिलाफत किसने करी थी? नेहरू जी ने एक खुले मंच पर सदन में कहा, सदन के पटल में खड़े होकर कहा था, मैं जातिगत जनगणना के विरोध में हूँ। किसने विरोध किया? सदैव इनके ही नेताओं ने विरोध किया। आप ये बताइए, कर्नाटका में जनगणना हो गई थी, आंकड़े क्यों नहीं सार्वजनिक किए? आंकड़े सार्वजनिक कर सकते थे ना, वहां तो जातिगत जनगणना हो चुकी थी। तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली स्थितियां बनाने वाले लोग, जिन्होंने हमेशा जातिगत जनगणना का विरोध किया है, आज बड़े जातिगत जनगणना के ध्वजावाहक बने हुए हैं, और जो बना हुआ है उसको स्वयं अपनी जाति का पता नहीं है। अभी आप देखिएगा, जब जातिगत जनगणना होने लगेगी तो सबसे ज्यादा मिर्ची कांग्रेस पार्टी के लोगों के पेट में लगेगी। उनके पेट में ही सबसे ज्यादा दर्द होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी इस प्रकार के जो ये राग अलापती रहती है, उन्हें खुद भी पता नहीं होता है कि वो करना क्या चाहते हैं। तो कर्नाटका में इन्होंने कड़ाई सार्वजनिक क्यों नहीं किया? ठीक, पूछे ले रहे हैं विनोद जी। कर्नाटका का सवाल पूछ रही हैं वंदना जी, लेकिन एक सवाल इससे पहले और हम आपसे पूछेंगे। 2025-31 दिसंबर तक प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं के परिवर्तन संबंधी समस्त प्रक्रियाओं या प्रस्तावों को पूरा किया जाएगा, उसके बाद ये चीज़ें अमल में आएंगी। तो क्या लगता है कि बहुत अभी जो चीज़ें बताई जा रही हैं मध्य प्रदेश के लिहाज से, जो मध्य प्रदेश सरकार को पूरी करनी है, वो सारी चीज़ें समय से निर्धारण हो जाएगा उनका, और आगे की प्रक्रिया सुचारू रूप से चलेगी? बाकी सवाल वंदना जी ने किए आपसे। देखिए, मैं फिर से कहूंगा कि मैंने स्वागत किया, पार्टी ने स्वागत किया, होना चाहिए।
पर इसमें एक सवाल तो है कि टाइम और पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, टाइम और ट्रांसपेरेंसी की बात होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा, वंदना जी कह सकती है, और वंदना जी को मैं इतना ही कहूंगा, गूगल में एक बार देख लो, लिख लो, टाइप कर लो बहुरूपिया कौन, उत्तर मिल जाएगा बहुरूपिया कौन। न विनोद शर्मा की बात, न वंदना की बात, लिख दो बहुरूपिया। और बात रही जातिगत जनगणना की बात, जिस दिन हो ही जाएगा उस दिन आप देख लेना, राहुल गांधी की वही जाति है जो वरुण गांधी की जाति। वरुण गांधी आपके भाजपा के नेता है, राहुल गांधी हमारे देश के नेता है, देश के विपक्ष के नेता है। जो मेनका गांधी की जात है वो सोनिया गांधी की है। तो आपको समझ में आ जाने चाहिए कि किसके कौन सी जात है। दूसरा, भारत देश का पहला तेलंगाना राज्य है, कांग्रेस पार्टी का राज्य है। आप ये बताइए राहुल गांधी की जाति क्या है? वो अपनी जातियां बदल कर बताते हैं। जानते हैं कि जो राजीव गांधी की जाति है वही सोनिया गांधी जी की है, वही प्रियंका गांधी जी की है। राहुल गांधी की जात, राहुल राहुल गांधी की जात, क्यों बीच में टोपी पहन लेते हैं? क्यों बीच में वो अपने आप अरे मोदी की कितनी टोपी वाली है, मोदी टोपी पहनता भी है, पहनाता भी है, इस पूरे देश को टोपी पहना दिया। आपको दिखाई नहीं दे रहा कितना झूठा दूसरों की जाति मैंने इसको धमकी दी। चलिए, अच्छा, इस जनगणना, सुनिए विनोद जी, इस जनगणना से भविष्य, विनोद जी, मन्ना जी दोनों को रोकेंगे। देखिए, इस जनगणना से कुछ भविष्य की प्लानिंग, जो 2047 के विजन की बात हो रही है, उस पर कितना जो है परफेक्शन मिलेगा विनोद जी? 2029 के पहले नरेंद्र मोदी और तरीपात जेल में होंगे। आप देखते जाना, ये 2047 का क्या विजन देखेंगे, ये जेल में होंगे। वोट छोड़, गद्दी छोड़, ये हमारा नारा है, और इसी नारे के जनगणना तक पूरा चलेगा। जनगणना में कांग्रेस की क्या भूमिका रहेगी? कांग्रेस कुछ प्लान कर रही क्या? इस दौरान कांग्रेस की कोई प्लानिंग है क्या विनोद जी? इस दौरान कांग्रेस की कोई प्लानिंग? कांग्रेस की कभी प्लानिंग रही है के अलावा छपाक की प्लानिंग है, छपाक करते रहेंगे। चलिए, ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। हालांकि समय और होता तो जरूर और चर्चा को बढ़ाते, क्योंकि आप लोगों के जो आरोप प्रत्यारोप हैं और सवाल जवाब हैं, उनमें हमारा भी इंटरेस्ट जाग रहा था, लेकिन समय समाप्त होता। बहुत शुक्रिया विनोद जी आपका, बहुत शुक्रिया वंदना जी, और बहुत धन्यवाद खिलावन चंद्राकर जी। तो देखिए, डेडलाइन तय हो गई है और मध्य प्रदेश में एक कमेटी का, हाई लेवल कमेटी का गठन हो गया है, और जनगणना के आगाज को हम इसे कह सकते हैं कि जनगणना का आगाज हो गया है, और अभी धीरे धीरे अमल में आएगा। 2026 और 2027 तक ये चीज़ें चलेंगी। देखेंगे आगे क्या होता है। अभी तो विपक्ष के आरोपों की शुरुआत है, अभी तो बौछार बाकी है, क्योंकि जैसे जैसे जनगणना का काम आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे विपक्ष के पास भी मुद्दों की एक लिस्ट होगी। हमारी नजरें रहेंगी, आपको भी बताएंगे। बिग डिबेट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।